हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम शुरू करने वाले हैं एसएसटी पैडागोजिकल क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन्वॉल्विंग टीचर इज कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस असेसमेंट फ्रेमवर्क टू ए इज इंटीग्रेट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड प्रिवेलिंग चेंजेस, B make curriculum and evaluation only subject centered and to limit its scope, C save time, labor and money by using teachers only as a resource, D is make necessary changes according to the level of teacher by using the experience of teachers. सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन की रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए पाठ्यचर्चा और मूल्यांकनों को केवल विषय केंद्रित बनाने और पाठ्यचर्चा के दायरे को सीमित करने के लिए सी इज केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय, श्रम और धन की बचत करने के लिए, डी इज शिक्षकों के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि सोशल साइंस असेसमेंट फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट में टीचर को इन्वॉल्व करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इंटीग्रेट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड प्रिवेलिंग चेंजेस। देखो, जब हम असेसमेंट फ्रेमवर्क में टीचर को इन्वॉल्वमेंट देते हैं या उनको इन्वॉल्व करते हैं कि वो आकर असेसमेंट फ्रेमवर्क को डेवलप करें, तो इससे क्या होता है, जो टीचर होता है ना, असेसमेंट की नई जो तरीके होते हैं उनको इंटीग्रेट करता है। ठीक है, जो नए तरीके अभी आए हैं जो कि आज की कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में लागू हो चुके हैं, तो टीचर क्या करता है, इंटीग्रेट करता है कंटेम्प्रेरी या चेंज हो चुकी असेसमेंट टेक्निक्स हो। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। मेक करिकुलम एंड इवैल्यूएशन ओनली सब्जेक्ट सेंटर एंड टू लिमिट इट्स स्कोप। देखो, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि टीचर जो होता है वो असेसमेंट फ्रेमवर्क के थ्रू या किसी भी तरीके से टीचर जो होता है वो करिकुलम और इवैल्यूएशन को रिजिड कर दे या लिमिट कर दे। ठीक है, बल्कि टीचर का काम होना चाहिए असेसमेंट और इवैल्यूएशन के नए तरीकों को डिस्कवर करना, क्योंकि देखो हर स्टूडेंट की अपनी अपनी एबिलिटी होती है अलग तरीके से, तो उनका असेसमेंट और इवैल्यूएशन के भी मतलब अलग अलग तरीके होने चाहिए। ठीक है, कोई एक रिजिड फॉर्म नहीं होना चाहिए कि उसको एक स्पेसिफिक सेंटर्ड कर दिया जाए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। सेव टाइम, लेबर एंड मनी बाय यूजिंग टीचर ओनली एज अ रिसोर्स। देखो, एक टीचर है वो अपने क्लासरूम को भी टीच करता है, उसके साथ साथ अगर वो असेसमेंट भी बनाता है तो उससे क्या होता है, डबल टाइम लगता है, टीचर की डबल मेहनत लगती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। मेक नेसेसरी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ टीचर बाय यूजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स। देखो, जब टीचर को इन्वॉल्व किया जाता है असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए तो उसका एक्सपीरियंस यूज़ होता है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ टीचर नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट एबिलिटी या स्टूडेंट के लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि असेसमेंट फ्रेमवर्क में टीचर को इसलिए इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो असेसमेंट के जो नए तरीके होते हैं या नई टेक्निक्स होती हैं उनको इंटीग्रेट कर सकें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीड द असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, ये मैंने पहले भी बता रखा है, असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन को करने के लिए दो स्टेप करने होते हैं। सबसे पहले तो दोनों में दी गई स्टेटमेंट को पढ़ना होता है और दोनों स्टेटमेंट जो होनी चाहिए वो अपने आप में करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, फिर दोनों स्टेटमेंट जब करेक्ट होंगी तो हमें ये देखना है कि आर जो है वो ए में कही गई बात का हाउ, वाई या देयरफॉर में आंसर दे पा रहा है। अगर दे पा रहा है
तो आर जो है वो करेक्ट ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा है ए को। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप को देखते हैं कि क्या दोनों में कही गई बात करेक्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम। ये बात बिल्कुल सही है कि एक टीचर को अपने हर स्टूडेंट को क्लासरूम में क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, एनकरेजमेंट ज़रूरी है। अब क्यों करना चाहिए, यहाँ पे क्यों का आंसर मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इट विल हेल्प द इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स टू ओपन अप। इंकरेजमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि हर बच्चा जो है वो इंट्रोवर्ट बच्चा जो अपनी बात कभी क्लासरूम में उठकर कहता नहीं है, वो भी ओपन हो सके, खुल सके, अपनी किसी टॉपिक पर अपनी जो सोच है या अपने विचार है उसको रिप्रेजेंट कर सके। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों का एनकरेजमेंट किया जाए। ठीक है, तो आर जो है वो करेक्ट ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा है, यानी आर जो है वो ए में कही गई स्टेटमेंट के वाई का आंसर दे पा रहा है। इसलिए आर जो है वो ए को सही ढंग से करेक्ट ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ पर ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता हो। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। देखो, अगर इसी क्वेश्चन में ए में कही गई स्टेटमेंट करेक्ट होती और आर में कही गई स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होती, तो एक्सप्लेन तो ये वैसे नहीं कर पाएगा क्योंकि रॉन्ग हो गया दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं, जैसे ये वाला कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन का कोई सवाल ही नहीं होता। जब स्टेटमेंट ही गलत हो गई तो वो उसको सही ढंग से एक्सप्लेन कैसे करेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Read the assertion and reason statements carefully and choose the correct option for the following. Assertion, value can be taught to. देखो, वैल्यूज़ जो होते हैं, जो मूल्य होते हैं, वो हमें सिखाए तो जाते हैं बाय द प्रैक्टिकल, कि हमें प्रैक्टिकल ढंग से बिहेव करके, पर उन वैल्यूज़ को बुक्स के थ्रू पढ़ाया भी जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब रीज़न क्या है देखते हैं। रीज़न में यही है कि हाउ, वाई और देयरफॉर का आंसर दे। हाउ, वाई एंड देयरफॉर। अब जो वैल्यूज़ है वो पढ़ाई जा सकती है, इन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर क्यों का आंसर तो कम ही, यहाँ पर कैसे मिलेगा, कैसे वैल्यूज़ हमें पढ़ाई जा सकती है। देखो, तो इसमें बोला गया सोशल साइंस इज़ अ सब्जेक्ट थ्रू विच ऑल द बेसिक वैल्यूज़ कैन बी टोट। देखो, पहले तो वैल्यूज़ को पढ़ाने के लिए सिर्फ सोशल स्टडीज़ ही इनफ नहीं है, और भी बुक्स होती हैं, लिटरेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ सोशल स्टडीज़ तक इसको लिमिटेड कर दिया गया है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पर एक बोला गया ऑल बेसिक वैल्यूज़ एसएसटी पढ़ाता है। सोशल स्टडीज़ जो होता है वो सारी बेसिक वैल्यूज़ को नहीं सिखाता। देखो, ये हमें इक्वालिटी, यूनिटी, इन सब की वैल्यूज़ के बारे में तो पढ़ाता है, लेकिन हमें ऑनेस्टी जो बहुत माइनर होती हैं, जैसे केयर या फिर और भी ऐसे वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, केयर हो गया, काइंडनेस हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें एसएसटी सब्जेक्ट से सीखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि सोशल साइंस हमें सारी बेसिक वैल्यूज सिखाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जहाँ पर ऑप्शन ए सही, असर्शन सही है और रीज़न गलत है। तो यहाँ पर बोथ करेक्ट दे रखा है, ये तो गलत है। यहाँ पर बोथ आर करेक्ट बट बोथ आर करेक्ट नहीं है, ये भी गलत हो गया। ए इज़ ट्रू बिल्कुल सही है, आर इज़ फॉल्स, ये करेक्ट ऑप्शन होगा जहाँ पर ए ट्रू है और आर फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज of Indian Constitution are written on the walls of social science classroom.
दिस विल मेक चिल्ड्रन लर्न प्राइमली थ्रू ऑप्शन 1 ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, मेमोराइजेशन, रीजनिंग। कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान की उद्धृत मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को लिखा गया। यह बच्चों को मुख्य डैश के द्वारा सिखाता है। देखो कक्षा में क्या हुआ, कुछ बच्चों ने अपने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को लिखा और उसको दीवार पर चिपका दिया। ठीक है, जो भी इसमें बोला गया बच्चे सबसे पहले किसके थ्रू सीखेंगे। तो देखो बच्चे इसमें किसी टाइप का इमेजिनेशन नहीं कर रहे। ठीक है, बच्चे यहाँ पे कोई रीजनिंग नहीं कर रहे। अब बात रही मेमोराइजेशन की और ऑब्जर्वेशन की, तो देखो एजुकेशन या लर्निंग में मेमोराइजेशन एक अच्छा तरीका नहीं होता कि बच्चे रट्टा लगाकर चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, ये लर्निंग का कोई बेहतर तरीका नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि बच्चे जब भी क्लास में एंटर करेंगे, क्लास से एग्जिट करेंगे, तो वो उस वॉल पर देखकर उन चीज़ को ऑब्जर्व करके सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following may be acquired by learner in a project work that involves engaging students in authentic real world problem solving task। निम्न में से एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू, प्रोजेक्ट वर्क वो होता है जो कि बच्चों के थ्योरेटिकल नॉलेज को एक रियल वर्ल्ड की नॉलेज से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क से बच्चों में क्या स्किल्स आती है। ठीक है, तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट ऑफ कंटेंट नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ठीक है, एनहांसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, प्रमोशन ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। देखो प्रोजेक्ट वर्क जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप में ही हो। ठीक है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। प्रोजेक्ट वर्क इंडिविजुअली भी दिया जा सकता है किसी स्टूडेंट को। तो अगर वो ग्रुप में नहीं है, इंडिविजुअल है, तो वहाँ पर कोलैबोरेशन और टीम वर्क नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, अब देखो ये बहुत लीस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है कि प्रोजेक्ट वर्क में उनको स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को कंटेंट की नॉलेज होगी या स्किल रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि देखो और भी चीज़ें होती है, जैसे बच्चा एक्टिविटी करता है या फिर रोल प्ले करता है, उससे भी उसको कंटेंट नॉलेज आता है, स्किल आती है। ठीक है, सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क या प्रोजेक्ट मेथड ही ऐसा नहीं है जिससे कंटेंट नॉलेज आती हो लर्नर्स को, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। देखो प्रोजेक्ट वर्क ऐसा टास्क होता है जिसमें, ऐसा मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट को टीचर से टास्क मिलता है और वो उस टास्क को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, डिसीजंस लेता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, अपने उस प्रोजेक्ट को या उस गोल को कैसे पूरा किया जाए, उसे फाइनल तक बहुत सारी प्लानिंग करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये बेसिकली जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करता है, वो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग करता है। अपने मानसिक स्तर में, उसके मानसिक क्षमता जो होती है उसका विकास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कि प्रोजेक्ट मेथड से सबसे मोस्ट जो चीज़ होती है वो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल का डेवलपमेंट होता है। A well-designed portfolio assessment in social science should be purposeful and systematic, reflect regular assignments and activity of students, focus mainly on preparation of report card, accumulation of students' work over a long period of time। सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थियों के नियमित कार्य व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। देखो पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो जो होता है बच्चे के द्वारा जो भी काम किया गया होता है उसका फिजिकल रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने साइंस लैब में देखा होगा कि बच्चा जो होता है बहुत सारे मॉडल्स प्रिपेयर करके लाता है और टीचर उसको अपने लैब में रखता भी है बहुत लंबे टाइम तक के लिए। ठीक है, तो
ये किस लिए बनवाया जाता है टीचर से? बेसिकली उस सब्जेक्ट पे या उस कॉन्सेप्ट पे बच्चे की नॉलेज जानने के पर्पस से बनवाया जाता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो कहता है ये पर्पसफुल होता है और सिस्टमेटिक होता है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और टीचर क्या होता है, जो बच्चे के ये जो काम है या एक्टिविटी है बच्चे ने जो भी किया है इस पर रेगुलर रिफ्लेक्ट करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखो पोर्टफोलियो के थ्रू टीचर क्या करता है, बच्चों की परफॉर्मेंस का उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से एनालिसिस करता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये मैंने बता दिया कि जैसे साइंस लैब में बहुत लंबे टाइम तक के लिए बच्चों के मॉडल्स रखे जाते हैं वो पोर्टफोलियो होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो बोला गया स्टेटमेंट कि बच्चों की जो काम है जो वर्क है उसको लंबे टाइम तक इकट्ठा करके रखा जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। पोर्टफोलियो का क्या काम नहीं होता कि रिपोर्ट कार्ड प्रिपरेशन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है, या फोकस करता है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बी और डी। ये है ए, बी और सी, ये गलत हो जाएगा। बी, सी, डी, इसमें ए नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ए, सी, डी, बी नहीं है, गलत हो जाएगा। ए, बी, डी, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, बी, सी, डी, यानी फोर्थ, ए, बी, डी। Which method would you use to collect information about the actual and the correct status of earthquake victims in your area? क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके एरिया में अगर अर्थक्वेक आ जाता है और उससे जो विक्टिम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो एक्चुअल और करेक्ट डाटा कलेक्ट करने के लिए सबसे जो करेक्ट मेथड होगा वो कौन सा होगा? तो फर्स्ट दे रखा है इंक्वायरी मेथड, सर्वे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखो यहाँ पर किसी टाइप की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, मतलब सॉल्व नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना ही कोई किसी टाइप का प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, कोई किसी टाइप का किसी टाइप का डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें शामिल होती हैं, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है, यानी अगर किसी एरिया में अर्थक्वेक विक्टिम है तो वहाँ जाकर एक लर्नर पता करेगा कि वहाँ की कैसी सिचुएशन है, कितने विक्टिम हैं, कितने लोग सेफ़ हैं, ठीक है, कितने लोग डेंजर जोन में अभी हैं। तो ऐसे कुछ डाटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे डाटा को कलेक्ट करने का मेथड क्या कहलाता है कि बच्चा सर्वे कर रहा है, लर्नर सर्वे कर रहा है, ठीक है। डाटा को कलेक्ट करना, सर्वे करना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर्वे मेथड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।